नमस्कार, आपका स्वागत है चैनल तीर्थाकर्ष में। मैं घनश्याम बादल एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ, पुरानी बातों से आगे बढ़ते हुए। पिछली दो कड़ियों में हमने बात की टैरिफ ट्रंप की। हमारा कितना व्यापार है, व्यापारी घाटे का हमने यहाँ आपको बताया कि अमेरिका को किस प्रकार से व्यापारी घाटा हो रहा था। हमने ये भी बताया किस प्रकार से दूसरे कार्यकाल में ट्रंप भारत से दोस्त से दुश्मन में तब्दील हो गए। व्यापारी घाटे के नाम पर एक संतुलित व्यापार बनाने की बात कह करके उन्होंने भारत पर पहले 25% और फिर 50% का टैरिफ तो लगाया ही, उससे आगे के लिए भी चेतावनी दे डाली। उधर भारत आने वाली अमेरिकी टीम, जिसको व्यापारिक समझौते करने थे, व्यापार पर बातचीत करनी थी, उसका आना भी रद्द कर दिया गया। आइए इससे आगे और बढ़ते हैं। भारत नए क्षेत्र तलाश कर रहा है। ये केवल राष्ट्रीय स्वाभिमान और संप्रभुता की बात नहीं है, ये इस बात का भी महत्व बहुत बड़ा है। यदि हम एक बार अमेरिका या किसी भी देश से दब गए तो फिर भविष्य में वो हमें नहीं दबाएगा, वो हमें प्रेशराइज नहीं करेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, यानी कि हमें पलटकर कुछ कहना करना पड़ेगा। लंबे समय से विपक्ष के पूरे आलोचना के बावजूद मोदी जी ने भी चुप्पी बहुत बाद में तोड़ी, लेकिन तोड़ दी। हालांकि अभी भी उन्होंने सीधे सीधे न ट्रंप का नाम लिया है न अमेरिका का नाम लिया है। वे भी और उनके उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी बहुत साफ शब्दों में कह दिया कि राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। इशारों में कह दिया कि वो डेयरी और कृषि क्षेत्र अमेरिका के लिए नहीं खोलने जा रहे हैं, क्योंकि किसानों के हित का मामला है और वो किसानों के हित को किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होने देंगे। मोदी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, यदि इसके लिए मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ती है तो भी मैं इसके लिए तैयार हूँ। हालांकि मोदी विरोधी मीडिया में ये बात उभर कर के आई कि वे किस तरीके से किसानों के हित की संरक्षण की बातें कर सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया, ये वही मोदी जी हैं कि किसान आंदोलन के समय अपना कृषि कानून लागू करने के लिए वो कितने कठोर हो गए थे। किसानों पर लाठियां बरसवाई गई, उनके लिए रास्ते बंद कर दिए गए, आंदोलनकारियों से कोई बातचीत नहीं की गई और बहुत सारे कारण बताते हुए नया कृषि कानून उन्होंने लागू कर दिया, जबकि किसान शुरू से कह रहे थे कि ये कानून उनके हित में नहीं है। और जबकि मोदी सरकार ने, उसके कई मंत्रियों ने, उनके कृषि मंत्री ने, उन्होंने खुद बहुत बार कहा कि दीर्घकाल में किसानों को इस नीति से लाभ होगा। किसान इसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आखिरकार मोदी जी को यू टर्न लेना पड़ा और वो कृषि कानून, वो जो कृषि नीति थी, उसको उन्हें वापस लेना पड़ा। तो इसी बात को पकड़ते हुए मोदी विरोधी मीडिया इस बात को लगातार हाईलाइट कर रहा है कि वे अपने आप को किसान हितैषी नहीं कह सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मोदी जी एक चतुर खिलाड़ी हैं और वो एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, भावनात्मक पत्ता चल रहे हैं, लोगों को भावुक करके अपने प्रति झुकने के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे वो शहादत देने के लिए तैयार है। खैर, मोदी कितने इसमें सच्चे हैं, असली स्थिति क्या है, एक मीडिया ग्रुप क्या कह रहा है, मीडिया का दूसरा ग्रुप क्या कह रहा है, इन बातों पर फिर कभी चर्चा होगी। लौट कर आते हैं टैरिफ ट्रंप पर। जहां टैरिफ की टीम भारत नहीं आ रही है, उन्होंने कह दिया है कि भारत के साथ वो कोई भी व्यापारिक बातचीत टैरिफ के मसले के हल हो जाने तक नहीं करेंगे। तो साथ ही साथ उधर मीडिया के ग्रुप से ये भी सूचनाएं आने लगी कि भारत ने शायद रूस से तेल न खरीदने के लिए सहमति दे दी है। क्या होता है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। युद्ध की फंडिंग जैसे बेबुनियाद अनर्गल आरोप लगाने के बावजूद ट्रंप अड़े हुए हैं। और ट्रंप आज क्या कहते हैं, कल क्या कहते हैं,
कब बदल जाएंगे इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। ये बात आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। इसलिए आज जो तथ्य मैं आपके सामने चैनल तीर तर्कस के इस मंच पर रख रहा हूँ, हो सकता है वे तथ्य कल तक बदल जाए, लेकिन हम चूंकि आज की परिस्थितियों पर ही बात करते हैं। ट्रंप राष्ट्रपति हैं, बड़े चतुर नेता हैं, संसाधनों का कैसे उपयोग करना है इसके वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बिग प्लेयर हैं। इस चुनाव में हमने देखा कैसे उन्होंने इलोन मस्क का प्रयोग किया, कैसे पिछले चुनावों में मोदी का उपयोग अपने हित के लिए किया, किस प्रकार से वो अपनी बातों को रखते हैं, और एक बार फिर से वो रिपब्लिकन राष्ट्रपति के रूप में सत्तानशीं हो गए, एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए। यानी वे राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ट्रंप सोच समझ कर नहीं बोलते, कुछ भी बोल देते हैं, एक विम्सिकल शासक के रूप में उनकी छवि आगे आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वे बेहद चालाक व्यक्ति हैं, बेहद चालाक पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिज्ञ हैं। कब क्या कहना है, अगर दूसरे शब्दों में कहें, कभी इसी तरीके की बातें हमारे यहाँ लालू प्रसाद यादव जी किया करते थे। हमें लगता था वो जोकर हैं, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक सत्ता का आनंद लिया। पर यह भी सच है, ये बातें लंबी नहीं चलती हैं। ऊपर से अमेरिका में तो साफ साफ नियम है, कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो ट्रंप का यह आखिरी कार्यकाल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा पेच फंसता है। आपको ध्यान होगा, अमेरिका में जॉर्ज बुश राष्ट्रपति बने, बाद में उनके बेटे जॉर्ज बुश जूनियर भी राष्ट्रपति बने। मिस्टर क्लिंटन वहाँ के राष्ट्रपति बने, और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती क्लिंटन को, बिल क्लिंटन ने अपनी पत्नी को, हेनरी क्लिंटन को भी इलेक्शन लड़वाया। ये अलग बात है कि वो हार गए। कुछ ऐसा ही सपना उद्योगपति और राष्ट्रपति ट्रंप भी देखते हुए लगते हैं। कुछ ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि वे अपने बेटे को भी आगे एक बार फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति होते हुए देखना चाहते हैं। यदि हम बात करें ट्रंप का अमेरिका में एक बहुत बड़ा व्यापारिक स्टेटस है। भारत के अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों से भी कहीं ज़्यादा, यानी उनको अमेरिका का बिग बुल कह सकते हैं। यदि हम उनकी बात करें, उनकी कंपनियों की बात करें, तो वहाँ पर जो हमारे ट्रंप हैं, उनकी बहुत सारी ट्रंप इंडस्ट्री अमेरिका में है। कुछ नाम मैं यहाँ से मेरे सामने स्क्रीन पर आपको बताता हूँ। द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, ट्रुथ सोशल, ट्रंप मोबाइल, न्यू अमेरिका एक्विजिशन स्पेक जिसको हम कह सकते हैं, ट्रंप प्रोडक्शंस, ऐसी बहुत सारी कंपनियां वो अमेरिका में चला रहे हैं। इसके अलावा विदेशों में भी वो कहीं परोक्ष और कहीं प्रत्यक्ष रूप से इन कंपनियों के माध्यम से व्यापार करते हैं। भारत में उनकी कोई सीधे सीधे तो कंपनी नहीं है, लेकिन ट्रंप की कंपनी के व्यापारिक संबंध या उनका एक तरीके से हम कह सकते हैं एग्रीमेंट भारत की कई सारी कंपनियों के साथ है, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, SBI, LIC, इन्फोसिस, हल, इंडियन ऑयल, ONGC, टाटा मोटर्स, L&T जैसी कंपनियों के माध्यम से वे भारत में व्यापार करते हैं, सेवाएं भी देते हैं, परामर्श भी देते हैं और अपने प्रोडक्ट भी वहाँ पर वो बेचते हैं। यानी एक व्यापारिक व्यक्ति के रूप में ट्रंप दुनिया भर में नामी उद्योगपति हैं, बहुत आगे तक पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। जब हम बात करते हैं आयात निर्यात की, तो भारत जो वस्तुएं अमेरिका से आयात करता है वे ज़्यादातर ऐसी हैं उनके बगैर हमारा काम चल जाएगा। जब ट्रंप ये कहते हैं कि भारत अच्छा दोस्त तो है, लेकिन एक हमारा अच्छा साझेदार नहीं है, और अधिकांश अमेरिकन कंपनियों को वो इजाज़त ही नहीं देते, उनके लिए मार्केट ही नहीं खोलते, तो फिर मैं आपको बताऊं, एक नहीं ऐसी कितनी सारी कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं और छाई हुई हैं। लार्सन एंड टूब्रो, कोका कोला,
पेप्सी, बच्चों के खिलौने बनाने वाली कई सारी कंपनियां, और भी हम कितनी सारी कंपनियों की बात यहाँ पर कर सकते हैं। भारत में न केवल व्यापार कर रही हैं, वहाँ के शैम्पू, वहाँ की आइसक्रीम, कितनी सारी चीज़ें वहाँ की कंपनियां भारत में बेच रही हैं। एप्पल को ट्रंप ने कोशिश की कि भारत में व्यापार न करें, वो ऑफर तो नहीं माना, लेकिन बदले में उनको एक बड़ा गिफ्ट ट्रंप को देना पड़ा, जो हमने टीवी पर अभी कल ही देखा है किस प्रकार से उन्होंने एक 24 कैरेट के बेस पर एप्पल का शीशे वाला लोगो उनको भेंट किया और ये वादा किया कि कितने खरब, कितने लाख करोड़ रुपए का उत्पादन केवल अमेरिका में करेंगे और उन उत्पादों में केवल अमेरिकन शीशे का ही उपयोग किया जाएगा। यानी ट्रंप जानते हैं किस तिल से कैसे तेल निकालना है, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं तिल से नहीं, वे दाल से भी तेल निकालने के उस्ताद हैं। और ऐसा ही फंदा उन्होंने भारत पर फेंका है। कहने के लिए उनके टैरिफ के जो कारण हैं, 7 कारण उन्होंने मुख्य रूप से गिनाए हैं, जिनमें एक है ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापारी घाटे का, दूसरा है रेसिप्रोकल टैरिफ नीति का। पिछली कड़ी में मैंने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका भारत के ऊपर 3 से 4% तक, 2 से 4% तक का टैरिफ लगाता था, जो 25 से 50% के बीच में हो गया है। लेकिन ये सही है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर, जब अमेरिकी उत्पाद यहाँ आते थे, काफ़ी बड़ा टैरिफ लगाता था। कुछ वस्तुओं पर तो ये टैरिफ 70% तक था। अधिकांश वस्तुओं पर यह टैरिफ 25% और उसके आसपास रहा करता था। यानी ये सच है कि हम उनसे ज़्यादा टैरिफ वसूल करते थे। इसको मुद्दा बनाया। दूसरा मुद्दा वो कह रहे हैं कि हम रूस से ऊर्जा की वस्तुएं खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं। इस पर उनको बड़ी आपत्ति है। आपत्ति तो असलियत में इसलिए भी है, हम रूस से खरीदते हैं, रूस हमें सस्ता बेचता है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। उनका आरोप ये भी है कि भारत रूस से सस्ती दर पर तेल खरीदता है और उसके बाद उसको ऊंची दर पर दूसरे देशों को बेच देता है, बड़ा भारी मुनाफा कमा रहा है। इस बात से भी ट्रंप साहब के पेट में बड़ा दर्द है और इस दर्द को मिटाने का उन्होंने एक ही इलाज निकाला और ये इलाज है ऊंची टैरिफ दर लागू करना। उनका उससे अगला पॉइंट आता है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत नहीं खरीदता है। खास मांग उनकी यही है कि भारत अपना बाजार अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स और कृषि उत्पादों के लिए पूरी तरीके से खोल दे। अभी अलग बात है, जब हम भारत की दृष्टि से देखेंगे, भारत की सकल आय का, कुल जीडीपी का 40 से 45% केवल कृषि क्षेत्र से आता है। और यदि ये एरिया, यदि ये जोन, यदि ये क्षेत्र विदेशों के लिए खोल दिया जाएगा तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। हमारे किसान खुले में आ जाएंगे, उनके सिर से छत भी गायब हो सकती है। ऐसी ही इस प्रकार की ही एक नीति लागू करवाने में अमेरिका सफल रहा था जब चौधरी अजित सिंह हमारे कृषि मंत्री होते थे। हालांकि तब भी इस पर काफ़ी संघर्ष हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण है जिस पर ट्रंप बात नहीं करना चाहते। असल वजह यह है कि अमेरिका में कृषि उत्पादन, बादाम जैसी चीज़ें, गेहूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है भारी मात्रा में पैदा होती हैं और उनके लिए बाजार उनको मिलता नहीं। छोटे मोटे देश हैं, वो कम मात्रा में खरीदते हैं। उनको लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और ये उत्पाद अगर निर्यात किए जाएंगे तो फिर उस वर्ग को लाभ होगा। तो ये किसान लोग भी ट्रंप को लगातार घेरे हुए हैं और इस बात के लिए जोर डाल रही है कि वो भारत में उनके उत्पादों को खपाने के लिए पूरी कोशिश करें और ट्रंप इस कोशिश को ब्लैकमेलिंग तक ले आए हैं। मैं इसको ब्लैकमेलिंग ही कहूँगा। तो ये घरेलू राजनीति है और इस घरेलू राजनीति का दीर्घकालीन फर्क भी पड़ना है। फर्क ये है, इस बार ट्रंप जीते जरूर, लेकिन मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था। यानी यदि वो इस नीति पर नहीं चलते हैं, यदि भारत को मना नहीं पाते हैं कृषि क्षेत्र और डेयरी उद्योगों के लिए, तो फिर जो उनका सपना है जूनियर ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने का, तो दैट विल नेवर कम टू ट्रुथ। यानी वो सपना कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। ये घरेलू राजनीति सबसे बड़ा कारण है मिस्टर ट्रंप के लिए, इसीलिए भारत को घेरा जा रहा है।
और भारत को घेरने की वजह है यहाँ का बहुत बड़ा बाजार, यहाँ की बड़ी जनसंख्या और यहाँ के लोगों का आसानी से विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण। इसीलिए मेकिंग इंडिया, मेक इन इंडिया का अभियान चलाया गया। उभरता भारत, इमर्जिंग इंडिया की बात आई। अब एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री ने अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की अपील की है। राजनीति हो रही होगी, मानता हूँ। मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं 4 साल राजनीति करूँगा, 1 साल केवल देश के लिए काम करूँगा। अभी तो उनके बहुत सारे काम बाकी हैं, 75 के भी होने वाले हैं। हो सकता है संघ की तरफ से या कुछ अंदरूनी हालात से भी उनको संघर्ष करना पड़े और वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा, मोदी के रूप में एक सक्षम प्रधानमंत्री तो भारत को मिला है। हमें संभाल कर रखना है। अपने राजनीतिक दुराग्रहों को, पूर्वाग्रह को हम कुछ समय के लिए एक तरफ रख दें। और इसके लिए मैं भारतीय राजनीतिज्ञों की सराहना भी करूँगा कि जब जब संकट आया है हम सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। उम्मीद है अमेरिका के साथ होने वाला ये संघर्ष भी हमें एक विजयी भारत के रूप में ही आगे लेके जाएगा। मैं सपना देख रहा हूँ आने वाले 15 अगस्त को, जबकि हम आज़ादी की बातें करेंगे, तिरंगा लहराएंगे, हम कुछ ना कुछ ऐसा तोड़, ऐसा हल ढूंढ निकालेंगे इस टैरिफ नाम के हथियार का भी, कि भारत का कुछ ना बिगड़े और भारत का जो सपना है 2050 तक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने का, वो पूरा हो जाए। उम्मीद है आप भी मेरे इस बात से सहमत होंगे। ये मेरा सपना नहीं है केवल, ये केवल आपका सपना नहीं है, ये पूरे भारत का सपना है। और इस भारत के इस सपने को पूरा करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। आज बस सपना है। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल तीर्थाकश। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, घनश्याम बादल।